जब से मुल्क आज़ाद हुआ है और आज तक वो आंदोलन करती रही है, किसी ना किसी मुद्दे को लेकर के, किसी ना किसी विषय को लेकर के हमेशा दलित समाज जो है वो आंदोलित रहा है। अभी पिछले दिनों एक आरोप दलित समाज के जो संगठन है, चाहे वो भीम आर्मी है, चाहे वो बाम सेप है, चाहे मूल निवासी संघ है और चाहे वगैरह वगैरह बहुत सारे जो संगठन चल रहे हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पे या रैदास जी के नाम पे, कबीर के नाम पे, फूले के नाम पे जो आंदोलन संगठन चल रहे हैं, उनका एक बड़ा आरोप हमेशा से रहा है कि दलित आंदोलन करता है लेकिन ओबीसी कभी साथ में नहीं आता है। ये तो सच्चाई है। ये सच्चाई है। ओबीसी की जो 6743 जातियां हैं, बैकवर्ड समाज की जो 52% देश के अंदर है, वो 52% जो है, चाहे वो जाट है, चाहे वो गुजर है, चाहे वो यादव है, चाहे वो पटेल है, चाहे वो कुर्मी है, चाहे वो सैनी है, चाहे वो माली है, चाहे वो धानक है, XYZ जो ओबीसी समाज की 6743 जातियां हैं वो कभी नहीं आती हैं। पहली बार जब ये किसान आंदोलन के नाम पर जो आंदोलन हुआ तो दलित समाज का जो बुद्धिजीवी वर्ग है, चाहे वो बामसेप के कैडर से निकला है, चाहे वो मूल निवासी के कैडर से निकला है, चाहे वो अन्य किसी कैडर से आया, उसके दिमाग में ये बात रही है कि पहली बार जो ओबीसी समाज है वो आंदोलित हुआ है। तो अगर अब तक दलित आंदोलन करता था तो ओबीसी नहीं आता था, क्योंकि ओबीसी को ज्ञान नहीं है, ओबीसी ने पढ़ा नहीं है, ना उसने छोटू राम को पढ़ा, ना उसने भगत सिंह को पढ़ा, ना उसने चौधरी महाराज सिंह भारती को पढ़ा, ना उसने क्या नाम है और जो ओबीसी के चाहे फूले हुए हैं उनको पढ़ा है, चाहे पेरियार हुआ नहीं उनको पढ़ा है। तो जो ओबीसी के महापुरुष हुए उनको पढ़ा नहीं है। ओबीसी की गलती ये रही, ओबीसी की सोच ये रही कि 12वीं 10वीं कर लो, फौज में चले जाओ, पुलिस में चले जाओ, उसको वहाँ तक रहा उसका ज़्यादातर। कुछ एक समाज है जो पढ़ा है तो वो आंदोलन में हमेशा साथ रहा है। तो ओबीसी अगर दलित के साथ में नहीं आ रहा था तो उसके वो जानबूझ करके नहीं आ रहा था, उसने पढ़ा नहीं था, वो इसलिए नहीं आ रहा था। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि जब ओबीसी ने आंदोलन किया, किसान आंदोलन जो चल रहा है, तो दलित, क्योंकि वो पहले से 70 साल से आंदोलन में है अपनी मांगों को लेकर के, तो दलित की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो अपने बड़ा भाई जो है उसका ओबीसी जो 52% देश के अंदर, तो दलित उस आंदोलन में आए ताकि आंदोलन को मजबूती मिले और एक मैसेज जाना चाहिए कि इस देश का जो SC ST OBC जो समाज है, जिसको बहुजन समाज कहते हैं, 85% समाज है जो माइनॉरिटी है, सिख है, पंजाबी है, बुद्धिस्ट है, जैनी है, जो SC ST OBC और माइनॉरिटी समाज है जिसको बहुजन समाज कहते हैं, वो एक साथ है कम से कम। और जब वो मैसेज जाएगा तो आंदोलन को नागपाल जी, कई लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि दलितों के पास तो जमीन है ही नहीं। नहीं, देखिए, पहली बात तो ये जो लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं कि दलितों के पास ज़मीन नहीं है, ऐसा नहीं है कि दलितों के पास ज़मीन नहीं है, दलितों के पास भी ज़मीन है। ये कह सकता हूँ कि परसेंटेज में कम है। आप उत्तर प्रदेश में चले जाइए, बुलंदशहर में चले जाइए, अलीगढ़ में चले जाइए, ये जो पूरी बेल्ट है यहाँ 200-200 300 बीघे के जो दलित किसान हैं, ऐसा नहीं है। बुलंदशहर में 600 700 बीघे के दलित किसान हैं, तो दलित में भी किसान हैं लेकिन परसेंटेज में कम हो सकते हैं, मैं ये मान सकता हूँ। दूसरी बात जो आपका सवाल है उसका जवाब ये है कि अगर ये मान लिया जाए कि दलित किसान नहीं है और जो दूसरे लोग हैं वो किसान ज़्यादा है, तो मैं कह रहा हूँ कि जो खेतों में काम कर रहा है वो तो दलित ही कर रहा है ना। अगर किसी के पास में 200 बीघे, 50 बीघे, 40 बीघे जमीन है तो 40 बीघे जमीन, 100 बीघे जमीन तो वो तो नहीं, वो तो मजदूर हुआ ना। पालन तो अगर उसका जो घर है वो तो घर तो उसका भी उसी खेत से चल रहा है ना। नागपाल जी, इन्हीं कानून के साथ श्रमिक कानून भी आए, मजदूरों के कानून आए, उसके लिए तो आंदोलन नहीं हुआ, उसके लिए तो गले में फंदा है। बिल्कुल, मैंने वो भी कानून पढ़ा, मैं आपको दोनों चीज़ बता रहा हूँ। इस पहली बार जो है किसान हमेशा कहाँ रहा है, किसान हमेशा रहा है बाउंड्री लाइन पे। कैसे? बिजली का बिल बढ़ गया जी, DAP का रेट बढ़ गया जी, यूरिया का रेट बढ़ गया जी, हमारी ट्यूबवेल का हमारा क्या नाम है बिल माफ़ करो जी, हमारा किसानों का कर्ज माफ़ करो जी। अभी तक आज़ाद मुल्क में ये लड़ाई रही थी। पहली बार हमने भी देखा है, इसी UP गेट पर हमने मंजर देखा है कि यहाँ पर किसान आया, मुजफ्फरनगर, बड़ौद, बागपत, शामली, मेरठ से किसान आया इकट्ठा होकर के, उसका नेतृत्व चाहे राकेश टिकैत जी ने किया हो, चाहे नरेश जी ने किया हो, चाहे और ने कोई किसान नेता ने किया हो, और यहाँ पुलिस ने क्या नाम है लाठियाँ भांजने वाले भी किसानों के बच्चे और जिनके कमर पर लाठियां पड़ रही हैं वो भी क्या नाम है किसान ही, और वो उनको यहाँ से मजबूरी में भागना पड़ा। अगर आज ये 55 दिन तक ये आंदोलन चल रहा है तो इस आंदोलन की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि इस आंदोलन को संवैधानिक तरीके से चलाया जा रहा है और इसमें अकेला किसान नहीं है। इस आंदोलन में अगर किसी के दिमाग में गलतफहमी है कि सिर्फ किसान है, किसान नहीं है, यहाँ मजदूर भी है, यहाँ छोटा व्यापारी भी है, यहाँ रेहड़ी पटरी लगाने वाला आदमी भी है, यहाँ वो हर आदमी आ रहा है जिसको ये लग रहा है सबका सहयोग है। अब आप देखिए जो कनाडा में आदमी, जो बच्चा यहाँ से चला गया 20 साल पहले, 30 साल पहले, जो कनाडा में रह रहा है और उसके माँ बाप या उसके ताऊ चाचा पंजाब में रह रहे हैं किसी में, चाहे वो रविदासी है, चाहे वो खत्री है, चाहे वो जाट किसान है, पंजाब का कोई भी XYZ, वो अगर वहाँ से पैसा भेज रहा है तो उसका क्या मतलब है? वो इसलिए नहीं भेज रहा कि उसे यहाँ करके खेती करनी है, वो इसलिए भेज रहा है कि देश के अंदर जो हमारे जो मजदूर है, जो किसान है, जो सर्वहारा समाज है, जो एक तरीके से कहूँ जो अर्ज करके खाता, कमा के खाता, मुफ्त की नहीं खाता है, उसके साथ गलत हो रहा है और उसको किस प्रकार से बचाया जाए इस षड्यंत्र से, उसके लिए ये काम चल रहा है। तो उसका कोई मतलब नहीं, लेकिन फिर भी वो आंदोलन में खड़ा है। तो ये महज आंदोलन जो है किसानों का आंदोलन, ये जन आंदोलन बन गया है। और ये आंदोलन, जो लोग ये कह रहे हैं कि ये किसान आंदोलन जो है कानून वापस कराने तक का है, कानून वापस कराना तो है ही है, लेकिन वो दिन भी अभी ज़्यादा दिन नहीं बीते हैं। इसी रोड पर, इसी जगह पे जब कुछ SC संगठन वाले लोग आए थे इनका समर्थन करना, तो पुलिस ने पीटा, इन लोगों ने उनको बचाया भी नहीं था।
देखिए दो चीज़ हैं बड़ी। कौन आए थे वो ये सामने आपको, खड़े थे ये लोग। मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। अभी तक जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा, जिस दिन इस देश का ओबीसी समाज जो है वो ये समझ लेगा कि जो देश का दलित आदमी है ये मेरा छोटा भाई है, तो ये जो बीच की खाई बना रखी है नेताओं ने कि ये दलित है, ये चमार है, ये भंगी है, ये खट्टी है, ये पासी है, धानक है, ये कुरील है, या हीरवार है, दौर है, मैं तो जाट हूँ, मैं तो बड़ा हूँ, मैं तो यादव हूँ, मैं तो बड़ा हूँ, मैं इसके यहाँ करके क्यों खा लूँगा। जिस दिन ये जातियों की खाई टूट जाएगी तो ऊपर जो ये 15% लोग बैठे हैं जो मजे मार रहे हैं हमको आपस में लड़ा करके, ये खाई जब पट जाएगी ना तो इनको मैसेज चला जाएगा ये 3% लोग ही क्यों देश पर राज कर रहे हैं। ये बड़ी सोचने वाली बात है ना। हाँ, लेकिन आपने 3% की बात करी। आंदोलन किसी भी समाज का हो, चाहे जाट का हो, ठाकुर का हो, या SC ST दलित का हो, मुस्लिम का हो, लेकिन उसमें नेता पंडित ही क्यों बनते हैं, ब्राह्मण ही क्यों बनते हैं? ये बिल्कुल, मैं कई दिन से इस बात को बात कर रहा हूँ। अगर दलित मूवमेंट चलता है तो दलितों के पास में अपनी जवान है, लेकिन मैं इस आंदोलन में देख रहा हूँ कि इस आंदोलन में यहाँ लोग आते हैं, तिलक लगा रखा है, पान खा रहे हैं, नाम के आगे शर्मा जी लग रहा है, दुबे जी लग रहा है, त्रिपाठी जी लग रहा है, पंडित लग रहा है, और वो हमारी बात कह रहे हैं, वो किसानों की बात कह रहे हैं। मतलब आप इस आंदोलन की खूबसूरती देखिए, यहाँ से वहाँ तक आप चले जाइए 2-3 किलोमीटर में जहाँ तक ये आंदोलन है। एक जो हमारे पंजाबी सिख भाई हैं, जो हमारी बहनें हैं, वो आटा गूंथ करके रोटियां बना रही हैं, सेवा कर रही हैं, उनमें से एक लड़की निकल करके नहीं आई कि जो अपनी बात रख सके या मीडिया उसको दिखा सके, लेकिन एक लड़की आई और वो नेता बन गई। मतलब आप समझिए कि यही षड्यंत्र है इस देश का, कि वो जो 3% इस देश के अंदर टोटल आबादी में है, आप उसको ब्राह्मण कह लीजिए, पंडित कह लीजिए, वो हर जगह उपस्थित रहता है। मैं 2-3 उदाहरण दूंगा आपको। अगर बसपा की मैं बात करूं, बहुजन समाज पार्टी देश की बड़ी पार्टी है, उनके यहाँ प्रवक्ता कौन है? रितेश पांडे। कौन है? पंडित जी। अब मैं सपा की बात कर लेता हूँ, समाजवादी पार्टी, उनके यहाँ प्रवक्ता कौन है? पंखुड़ी पाठक। कौन है? पंडित जी। अब उसमें आ जाइए, क्या नाम, आम आदमी पार्टी में आ जाइए, चड्ढा। कौन है? पंडित जी। मतलब एक जो टोटल ब्राह्मण हैं, एक सपा में मिलेगा, एक बसपा में मिलेगा, एक कांग्रेस में मिलेगा, एक दूसरे को मंचों पर गाली देंगे, शाम को अपने आराम से बैठ करके घर में रहेंगे। ये षड्यंत्र है इस देश का। वो सारे मंचों पर रहते हैं, आपके आंदोलन में आएंगे, आपकी बात कहेंगे, पूरे दिन यहीं खाएंगे, पूरे दिन आपके साथ घूमेंगे, पूरे दिन आपकी बात कहेंगे, और रात को जाकर के नागपुर RSS के मुख्यालय पर बताएंगे कि वहाँ ये हुआ आज पूरे दिन। हमारी बातें जो वहाँ जा रही हैं वो जा कैसे रही हैं? यहाँ से लेकर के वहाँ से 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर में जो किसान पड़े हैं, ये खबरें कौन भेज रहा है यहाँ से? ये बात विचारने पर। एक स्टेटमेंट राकेश टिकैत ने दी मंदिरों के खिलाफ नहीं थी, वो सकारात्मक बात थी। उन्होंने कहा कि भाई हम मंदिरों में जाते हैं, चंदा चढ़ा रहे हैं, दूध चढ़ा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, एक भंडारा तक नहीं लगाया उन लोगों ने, जिनको हम 70 साल से, 100 साल से, 200 साल से हम जा रहे हैं। एक भंडारा तक, ये गुरुद्वारे नहीं होते तो हम तो भूखे मर जाते हैं। तो बड़ा विरोध हुआ, और उसके लिए ब्राह्मणों ने पंचायत कर दी देश के अंदर कि जाटों ने जितना चंदा दिया, चंदा ले जाए, हम चेक दे रहे हैं, दे देंगे ये चंदा। इस देश के 85% बहुजन समाज ने, जाट ने, गुजर ने, यादव ने, चमार, चूड़े, घटिक, पासियों ने जितना चंदा दिया, दे देंगे क्या? पुस्तकें बिक जाएंगी, मंदिर बिक जाएंगे। ये जातिगत आधार पर जो दुर्भावना इन लोगों के अंदर बनी हुई कि हम श्रेष्ठ हैं, ये बंद करनी पड़ेगी। देश में भारतीय संविधान में फंडामेंटल राइट्स है, SC ST OBC माइनॉरिटी जो भी है, डॉक्टर अम्बेडकर के साथ यार इतना बड़ा अत्याचार हुआ, उस आदमी को पहनने नहीं दिया, चप्पलों में बैठ करके पढ़ा। जब उसने संविधान लिखा तो उसने कभी ये नहीं सोचा कि इन्होंने मेरे साथ गलत किया तो मैं इनके लिए गलत करूँ। नहीं, समानता की बात कही। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, जितने भर लोग हैं, हम सब भारत के लोग हैं। और हम की सवारी, हमारा सबसे बड़ी खूबसूरती है कि हम सब लोग मिल करके और मोहब्बत के साथ रहते हैं। ये बड़ी बात है। लेकिन आखिरी सवाल है, इस आंदोलन को किस दिशा में देख रहे हैं? देखिए, आंदोलन स्पष्ट है, आंदोलन सरकार घुटनों पे है। सरकार को निकले रास्ता नहीं बनना। मोदी जी उधर दोस्ती निभा रहे हैं और इधर जो है किसान अपनी मांगों पर अड़ा हुआ है। मोदी जी उधर अडानी अंबानी के साथ गोद में बैठे हैं। आप देखो ना इसको, सरकार इतनी निकम्मी। आपने देखा ऐसा ही आंदोलन पिछले साल भी चला था इस देश में, उसका भी कोई नतीजा नहीं। देखिए, हाँ, आपने बहुत अच्छा सवाल करा। इसमें 2 चीज़ आप समझ लीजिए। यहाँ जितने किसान हैं, चाहे वो किसी जाति किसी धर्म का, उसको 2 चीज़ समझ लेनी चाहिए। जब SC ST एक्ट, एट्रोसिटी एक्ट 1989 के ऊपर कुठाराघात इस देश के अंदर होता है, उसमें 13 बच्चे शहीद होते हैं दलित समाज के। मारता कौन है? ये भी सबको पता है। राजा चौहान जैसे लोग गोलियां चलाते हैं मध्य प्रदेश में। शेड्यूल कास्ट के से अगर कमर पर लाठी पड़ती है, मारता कौन है? वो आपको पता है। इस देश के अंदर NRC और CA के नाम पर मुसलमानों के कमर पर लाठियां पड़ती है, मारता कौन है? वो भी आपको पता है। इस देश के अंदर किसानों की पीठ पर लाठियां पड़ती हैं, 3 काने का रूल मिला करके, मारता कौन है? वो भी आपको पता है। मारने वाला एक है, चाहे वो कभी मुसलमान को पीटता है, कभी दलित को पीटता है, कभी किसान को पीटता है। मारने वाला एक है, लाठी एक है और हाथ एक है। बस इतनी सी बात इस देश के लोगों को समझ लेनी चाहिए कि जो ऊपर लोग बैठे हैं,
वो जो ऊपर कुछ मुट्ठी भर लोग बैठे हैं, उनके लिए आप में, चमार में, जाट में, गुजर में, यादव में, मुसलमान में कोई फ़र्क नहीं है। वो आपस में आपको लड़ा करके रखेगा और वो आप पर राज करता रहेगा और आपकी कमर पर लाठी मारता रहेगा। आपको वो लाठी छीननी है। ये लड़ाई कानून वापसी की तो है ही है, लेकिन लड़ाई सत्ता परिवर्तन की है। और सत्ता परिवर्तन के साथ साथ ये भी है कि लड़ाई व्यवस्था परिवर्तन की है, क्योंकि ऐसी सोच के लोग, इतनी घटिया सोच के लोग, ऐसी मनुवादी मानसिकता के लोग सत्ता में आते कहाँ से हैं? ये विचार बनता कहाँ? ये जो आरएसएस के नागपुर में जो लोग बैठे हैं ना, ये इस विचार को पैदा करते हैं देश के अंदर। लेकिन आप नागपुर की बात कर रहे हैं, आरएसएस की बार बार झंडा उठाने वाले तो सबसे ज्यादा SC ST OBC हैं वहाँ पर लोग। अब पिटेंगे तो देखिए, मैं एक बात कहता हूँ, जो जितना पिटेगा उतनी बात समझ में आएगी। हम समझेंगे। जो जल्दी पिट, देखो लाठियाँ सब पे लगनी है। तुम्हारी मेरी कमर पर 20 लगी, मैं दलित हूँ, किसान की कमर पर 10 लग रही हैं, मुसलमान की वो 25 लगी, पिट सब रहे हैं, बारी बारी से पिट रहे हैं सब। ऐसा नहीं कि नहीं पिट रहे, तो पिटेंगे सब। और जो जितना पिटेगा उतना जल्दी आ जाएगा। दलित 70 साल से पिट रहा है, उसे बता भी मैं तो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, चाहे कोई भी हो। और ये लिख लीजिए, जो जितना पिटेगा, जिसका जितना दमन होगा, वो उतनी तरक्की करेगा। तो यही वजह है कि दलितों का आगे बढ़ना। नहीं, दलित आगे कितना बढ़ा, ये तो क्या नाम है, जो बहुत सारे रिसर्च है, उन्होंने ये सिद्ध कराया कि इस देश के अंदर अगर सबसे ज़्यादा तरक्की की है तो वो शेड्यूल कास्ट में खासतौर से एक चमार जाती है, जिसने सबसे ज़्यादा तरक्की की है। मैं नहीं कह रहा, रिसर्च कहती है। लेकिन मैं इस बात से हटके कह रहा हूँ, एक बात कह रहा हूँ, जो जितना पिटेगा उतना संविधान को पड़ेगा, उतना उसके दिमाग में से जो गंद भरा हुआ है ना जातिवाद का, वो निकलेगा। ये जाति इस देश का सत्यानाश कर रही है। ये जाति जब खत्म होगी तब देश में भाईचारा पैदा होगा, समानता पैदा होगी। और भारतीय संविधान के प्रियम्बल की पहली लाइन, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ना बौद्ध, ना जैन, ना मजदूर, कोई नहीं, हम सब भारत के लोग हैं, हम सब भाई भाई हैं। और ये जो आरएसएस के लोग बैठ करके रात को कहते हैं ना कि ना तू चमार है, तू चूड़ा है, तू खटीक है, तू पासी है, वोट लेने के नाम पे सब लोग हिंदू, और जब चुनाव निकल जाए क्या तो तू मुसलमान, तू भंगी, तू खटीक, तू जाट, तू गुजर, फिर सब जातियों बढ़ जाते हैं। फिर कोई हिंदू नहीं रहता। हिंदू पूछो कौन है? हिंदू कोई नहीं है। कहता हूँ कि मैं तो जाट हूँ, मैं तो गुजर हूँ, मैं तो यादव हूँ, मैं तो चमार हूँ, सब फिर जातियों में। तो ये जो षड्यंत्र इस देश के अंदर चल रहा है, षड्यंत्र को समझना पड़ेगा। और जितना जल्दी ओबीसी समाज समझ जाएगा, उतनी जल्दी उसका आंखें खुल जाएंगी। सर, छोटू राम की कोटेशन है यार। मैं तो लोगों से कहता हूँ, मैं तो अपने जाट भाइयों से कहता हूँ, गुजरों से कहता हूँ, पढ़ो यार, कम से कम ये छोड़ दो, पढ़ो। सर, छोटू राम ने सीधी सी बात कही कि मेरे भोले किसान इतनी सी ले मान, एक तो बोलना सीख लो, दूसरा दुश्मन को पहचान। यही बात तो कही थी छोटू राम। यही बात डॉक्टर अम्बेडकर ने कही उस समय। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि इस देश का सर्वहारा समाज जब अपने दुश्मन को पहचान लेगा तो बगावत कर देगा। सर, छोटू राम और बाबा साहब दोनों दोस्त थे। आज उन दोनों के वंशज जो एक दूसरे के दुश्मन है। इस देश का जाट समाज रात को जाकर के डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति तोड़ी आता है। बताओ ना आप इस बात को, क्यों ये लड़ाया किसने हमको? भगत सिंह ने स्पष्ट कहा है। मैं नास्तिक की किताब जेल डायरी पढ़ लो भगत सिंह की। भगत सिंह स्पष्ट लिख रहे हैं जेल डायरी में कि अगर मैं जेल से छूट करके आया और मेरी जिंदगी बची तो मैं डॉक्टर अम्बेडकर के साथ मिलकर के इस देश में काम करूंगा, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा समता मूलक विचारधारा है। आज हम लोग भगत सिंह को नहीं पढ़ रहे, छोटू राम को नहीं पढ़ रहे, चौधरी महाराज सिंह भारती को नहीं पढ़ रहे। हम अपने वालों को नहीं पढ़ रहे, हम उनको पढ़ रहे हैं जिन्हें हमें आरएसएस और बीजेपी के लोग पढ़ा रहे हैं, हम वो पढ़ रहे हैं। तो जब हम अपना इतिहास पढ़ लेंगे तब हम क्रांति कर देंगे, तब हम विद्रोह कर देंगे। नागपाल जी, जो अमिताभ बच्चन है वो भी कलाकार है, वो एक किसान चैनल है, सरकारी चैनल है, दूरदर्शन पर चलता है, उसके ब्रांड एम्बेसडर किसान चैनल के, लेकिन दो एक ट्वीट नहीं करते हैं किसानों आंदोलन के लिए। भैया, चाहे अमिताभ बच्चन हो, चाहे हेमा मालिनी हो, चाहे कंगना रनावत हो, ये जितने फिल्मी दुनिया के लोग हैं, ये ड्रामाबाज लोग हैं, एक्टर्स लोग हैं, नाचने गाने वाले लोग हैं। इनका कोई मतलब नहीं है इस आंदोलन से या किसी अन्य आंदोलन से। उन्हें पता है बोलेंगे तो CBI, ED, बहुत सारे छापे वाली मशीनें हैं जो मोदी सरकार के पास में, किसी के 4 चूड़ी चढ़ा देंगे यार, सबके सब मारे जाएंगे, कोई नहीं बोलेगा। अमिताभ बच्चन को छोड़ो, अमिताभ बच्चन के जो आका अदाएं हैं वो लोग भी नहीं बोलेंगे। आप जो सपना चौधरी है, जो लोग वो गाने गाती है, किसानों के बच्चे डांस करते हैं उन गानों को लेकर, वो काफ़ी तरक्की पाई है किसानों की वजह से। सपना चौधरी ने वो भी ट्वीट नहीं करती किसानों के आंदोलन के लिए। सपना चौधरी बीजेपी के समर्थन में, मनोज तिवारी जो बीजेपी के बड़े नेता और सांसद हैं पूर्वी दिल्ली से, उनका प्रचार कर रही थी। अब आप समझ लीजिए कि जो आदमी बीजेपी का होगा वो क्यों करेगा विरोध भाई? वो क्यों किसानों के साथ में आएगा? हेमा मालिनी आपके गेहूँ काट रही थी ना, आपके गेहूँ काट रही थी, सबको पता है। वो धर्मेंद्र की घरवाली हो, धर्मेंद्र कौन है वो भी पता है, पंजाब के जाट परिवार से आते हैं, तो ये सबको पता है। लेकिन पता है भैया, MP रहना है, फंड लेना है, 4 साल अभी पढ़े हैं, पैसा कमाना है। पैसा बहुत बड़ी चीज़ है, ताकत के साथ दुनिया रहना चाहती है। यहाँ रोड पर कौन आएगा? रोड पर तो हमारे और आपके जैसे फक्कड़ लोग हैं जो घूम रहे हैं, वो क्यों आएंगे?